आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज प्लानिंग के बारे में। क्या आप भी वही सेम जो आपका शेड्यूल है हर पेशेंट के लिए, हर पेशेंट को ट्रीट करने में यूज करते हैं वही 1 2 3 4 5 10 तक या 15 तक काउंटिंग करिए, ब्रीजिंग करिए, एसएलआर कीजिए, नी एक्सटेंशन कीजिए, कैट कैमल कीजिए, ठीक है, ये रेजिस्टेंस बैंड से एक्सरसाइज, हाफ केजी, 1 kg, 2 kg से एक्सरसाइज। क्या आपके पास प्रॉपर मॉनिटरिंग, उस टास्क को कैसे मैनेज किया जाए, क्या पेशेंट की कैपेबिलिटी एबिलिटी है, क्या उसको ट्रीटमेंट की नीड है, क्या आपके पास उसका प्रॉपर क्राइटेरिया एक रहता है, या सेम पेशेंट हर पेशेंट अगर आपके पास सपोज कीजिए 10 पेशेंट बैक पेन या 10 पेशेंट आपके पास नी पेन के लिए आए, क्या आप सबके साथ सेम प्रोसीजर, सेम डे तक, सेम एक्सरसाइज, सेम रेपिटेशन के साथ, सेम वेट के साथ करा सकते हैं? हर पेशेंट डिफरेंट है। तो चलिए आज थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम एक्सरसाइज प्लानिंग को लेकर। तो हमने इसको कुछ पार्ट में डिवाइड किया है एज यू कैन सी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ हेल्थ एंड कंडीशन। देखिए, आप एक्सरसाइज स्टार्ट करा रहे हैं उससे पहले जो आपको बेसिक नॉलेज है एनालिसिस, ठीक है, पेशेंट को आपको अपने एनालाइज करना है कि पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ कैसी है, उसकी न्यूट्रिशन हेल्थ कैसी है, उसकी स्लीप कैसी है, उसका डेली लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्टिव लाइफस्टाइल है, कितना स्ट्रेस या उसके पास जो है दिन में टाइम रहता है, किस टाइप की उसकी जॉब या एक्टिविटी रहती है, क्या उसकी डाइट, स्लीप, सारा कुछ ओवरऑल आप उसको जो है मेजर करेंगे, उससे पूछ के वो सारा आपको डिटेल पता होनी चाहिए। देन उसकी हेल्थ कंडीशन की जो उसको प्रॉब्लम है या इशू आया, आप उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि कोई आपके पास लेबर वर्क वाला पेशेंट है जो रोज दिन में 8 से 10 घंटे तक वर्क कर रहा है, उसको कोई शोल्डर पेन या बैक पेन है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो कितना आप उसको रेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। पेशेंट की फाइनेंशियल हेल्थ को भी आपने साथ साथ उसको ध्यान रखना है, उसका जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि आप 10 दिन के लिए प्रॉपर रेस्ट पे आ जाओ या आप काम करना बंद कर दो जब तक एक्सरसाइज चल रही है। तो हर चीज को जो है बड़े अच्छे वे में आपको एक एनालाइज करके देन आपका जो एक्सरसाइज का प्लान है वो शेड्यूल बनाना पड़ता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव, गोल, नीड और डिमांड। ऑब्जेक्टिव गोल कि उस एक्सरसाइज के आपके गोल क्या रहेंगे, ठीक है, जो ये तो थेरेपिस्ट से रिलेटेड है कि आप किस गोल के पर्पज से एक्सरसाइज को प्रोग्रेस करेंगे, कैसे कैसे क्या आप चेंजेस करेंगे, क्या आपके गोल है कि कितने दिन में रिकवर करना है, कैसे एक्सरसाइज के टास्क को आगे लेकर जाना है, ठीक है। देन बात करते हैं नीड और डिमांड। नीड और डिमांड की मतलब है कि कोई आपके पास पर्सन है, ठीक है, सपोज वो आपको बोलता है कि सर ये दिक्कत है लेकिन मेरी प्रैक्टिस भी चल रही है, मेरी गेम भी है, तो आपको जज करना है कि क्या आप उसकी डिमांड को पूरा कर सकते हैं या उसकी डिमांड कितनी है, क्या आप उसके लायक जो ट्रेनिंग है वो उस पेशेंट को ट्रेन कर सकते हैं या उसकी नीड की रिक्वायरमेंट के लिए आप उसको ट्रेन कर सकते हैं कि उसका जो इशू है वो सारे के सारे सोल्व करें। देन सेट अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। आपको बी ऑनेस्ट रहना है अपनी वर्डिंग के साथ, ठीक है, आपको एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी है, पेशेंट को बताना है कि इतने दिन ट्रीटमेंट चलेगा जी, उसमें ये हम एक्सरसाइज करेंगे, ये हमारा प्लान रहेगा, ऐसे हम चेंज करेंगे, इतना आपको रिलीफ मिल सकता है या इतनी आपको प्रॉब्लम भी आ सकती है, ये क्या क्या जो भी दिक्कत है, कितनी ड्यूरेशन लगेगी, आपका सारा कुछ, आपको कितना फाइनेंशियल उसमें खर्चा जो आपकी फीस रहती है, ताकि पेशेंट मेंटली भी प्रिपेयर रहे। बहुत फर्क पड़ता है पेशेंट की मेंटल हेल्थ का जब आपके पास वो ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है, ठीक है। देन फिर हम आते हैं एबिलिटी, कैपेबिलिटी और रिसोर्सेज। एबिलिटी क्या है हमारे पास और कैपेबिलिटी क्या है और रिसोर्सेज क्या है। एबिलिटी है कि आपका जो पेशेंट है वो क्या करने के लिए एबल है, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि कोई पेशेंट है कि इसको बहुत नी में पेन है, रिस्ट में पेन, आपको उसको बोल रहे चलिए ये स्ट्रेंथ कीजिए, ये स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करेंगे, आप हाफ केजी से स्टार्ट कीजिए, रेजिस्टेंस बैंड से स्टार्ट कीजिए। आपको ओवरऑल जज करना होगा पहले कि क्या वो उस प्रोग्रेशन के अभी लायक है, क्या वो उस तक जा सकता है। 3 कैटेगरी के बंदों को आप लीजिए। पर्सन आपके पास आता है जो 150 से 200 किलो तक का वेट इजीली उठा सकता है। दूसरा पर्सन जो है वो 50 से 100 किलो तक का इजीली उठा सकता है, ठीक है। लेकिन तीसरा पर्सन जो आपके पास आता है, ठीक है, तो वो पर्सन जो है आपके पास वो 8 से 10 केजी तक ही उठा सकता है। क्या आप इसको वीक, इसमें आप कैटेगरी मिलेंगे, ये जो 50 से 100 किलो तक उठा रहा है उसको वीक कैटेगरी मिलेंगे। बिल्कुल तीनों पेशेंट डिफरेंट है। वो 150 से 200 उठा रहा है वो उसकी अपनी, ठीक है, वो रीच है। इसकी 50 से 100 केजी तक अपनी स्ट्रेंथ है। ये बेचारा 8 से 10 केजी या 5 से 10 केजी या 5 किलो ही उठा पाता है, इसकी अपनी है। तो तीनों कैटेगरी को आपको डिवाइड करना है कि तीनों आपके जो पर्सन है या जो पेशेंट है उनकी अपनी जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, वो किस लायक है, ठीक है।
नेक्स्ट इसी में हम डिस्कस करेंगे। आपके पास पेशेंट आता है, मैंने बहुत से थेरेपिस्ट को देखा है कि पेशेंट आया कि सर बैक में पेन है या शोल्डर में पेन है या नी में पेन है, चलो जी लेटो काउच के ऊपर, काउच पे लेटाया, नी पेन है तो पिलो उसको दे दिया, या आपको बॉल प्रेसिंग के लिए आइसोमेट्रिक, अब रेजिस्टेंट बेंड से आप उसको एसएलआर कीजिए, 2 kg वेट से नी एक्सटेंशन कीजिए। आप ओपन काइनेमेटिक एक्सरसाइज पे ही बेस हो गए कि आपका पेशेंट जो खुद चल के आपके पास आया, ठीक ठाक आपके काउच तक चल के उतर के ऊपर तक उस पर चढ़ के बैठ रहा है या चेयर से उठ बैठ रहा है, क्या वो क्लोज काइनेमेटिक एक्सरसाइज नहीं कर सकता? ये बहुत सा रूटीन देखा कि पेशेंट आया, चलो जी बेड के ऊपर। क्यों बेड के ऊपर? पेशेंट की स्ट्रेंथ के लिए आप उसको जज तो कीजिए कि आप वो स्टैंडिंग में एक्सरसाइज कर भी सकता है, नहीं कर सकता। आपने एनालाइज ही क्या किया? सर्वाइकल का पेशेंट है, शोल्डर पेन का पेशेंट है, चलो जी काउच के ऊपर एक्सरसाइज, चलो जी काउच के ऊपर रेजिस्टेंस बैंड, उसी में आप उसको जो है वेट कफ दे रहे हैं, एक्सरसाइज करा रहे हैं। कभी उसको ग्राउंड फ्लोर पे एक्सरसाइज पे भी ट्रेन करा कर देखिए, तब डिफरेंस समझ में आएगा। जो कराते हैं वेल एंड गुड, वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि एक्सरसाइज कैसे होती है। देन हम फॉर्मुलेट प्लान, कि आपके पास एक प्रॉपर प्लान हो, कितनी एक्सरसाइज आपकी रहेगी, क्या उसकी रिपीटेशन रहेगी, कितने सेट रहेंगे, कैसे आप उसको चेंज करेंगे, ठीक है। इसी में सारा आता है एक्सरसाइज सिलेक्शन, मॉनिटरिंग ऑफ एक्सरसाइज, आप मॉनिटर करेंगे अपनी एक्सरसाइज को, उसके साथ साथ कि कितने दिन में क्या रिजल्ट आता है, क्या पेशेंट वो एक्सरसाइज कर पा रहा है, उसका पेन तो नहीं बढ़ रहा, उसकी दिक्कत तो नहीं बढ़ रही, जो एक्सरसाइज आपने कराई है उससे रिजल्ट मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के लिए आपने गोल बनाए थे कि वो पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, या कोई एरर है तो उसको कैसे वापस मॉनिटर करके ट्रीट करना है। देन आप एक्सरसाइज की बात कीजिए, देखिए एरोबिक, स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। आप पेशेंट के अकॉर्डिंग देखिए कि पेशेंट की डिमांड क्या है। कोई पेशेंट कहता है कि सर मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ, एक्सरसाइज करा दीजिए, आप उसको कहते हैं कि चलो हम थोड़ी थोड़ी आपको कराते हैं, ये एक्सरसाइज कीजिए। आप उसको वेट कफ दे रहे हैं एक्सरसाइज करने के लिए कि आप वेट कफ से एक्सरसाइज करो, ये एक्सरसाइज वो करो, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना, पेशेंट क्या बोल रहा है कि सर मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ, थकावट बहुत जल्दी है। सबसे पहले तो मैटर करता है कि उसके आप जो ब्लड टेस्ट वगैरह देख लीजिए कि कहीं डायबिटिक है, थायराइड वगैरह तो नहीं है, एचबी वगैरह तो कंप्लीट है, ठीक है, विटामिन डेफिशिएंसी तो नहीं है। ये सब तो जर्नल चीजें हैं तो इनके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। एरोबिक एक्सरसाइज यहाँ मैटर करेगी क्योंकि आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को उसके जो है वो अच्छा बनाना है, उसकी लंग्स कैपेसिटी को, उसकी हार्ट की कैपेसिटी को, क्योंकि वो जल्दी थक जाता है, ठीक है। तो एरोबिक एक्सरसाइज, साइकिलिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, मार्चिंग, ठीक है, जो ट्रेडमिल पे वॉकिंग एक्सेट्रा, तो यहाँ एक्सरसाइज का मोड चेंज हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? देन नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं स्ट्रेंथ एक्सरसाइज पे। कोई पेशेंट आता है, वो कहता है कि मैं तो थोड़ा सा ही अपना घर में कोई काम किया, इधर से उधर किसी चीज को हिलाया या थोड़ा सा बाल्टी बुल्टी उठाई, कोई कपड़े रखे, कि मेरे तो बाजू, कंधे, गर्दन साथ ही दर्द करने लग जाती है, मैं तो कुछ भी भारी काम कर ही नहीं सकता, थोड़ा सा जोर लगे शरीर दर्द करने लगता है। तो वहां दिक्कत क्या है? शरीर दर्द करने लगता है। स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, यू नीड टू बिल्ड अ मस्कुलर स्ट्रेंथ, ठीक है, यू नीड टू बिल्ड अ जॉइंट स्ट्रेंथ। आपको जॉइंट की जो उसकी मोबिलिटी है, जो स्ट्रेंथ है मसल का, ठीक है, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। देन एक पेशेंट आता है जो आपको बोलता है कि सर मेरे को चलते हुए लगता है कि मेरे तो पैर लड़खड़ा रहे हैं, मैं तो दिन में 10 बार गिर जाता हूँ। तो आपको चेक करने की जरूरत है कि वो गिरता क्यों है, कि किसी जॉइंट में लैक्सिटी तो प्रेजेंट नहीं है, वहाँ की मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो कैसी है। अब वो कह रहा है कि मैं चलते चलते भी गिर जाता हूँ, या मेरा बैलेंस बिगड़ता है, उठ के खड़े होने में दिक्कत आती है, ज्यादा तेज दौड़ता हूँ तो दिक्कत आती है, सीढ़ियों से ऊपर नीचे उतरते चढ़ते हुए गिरने का डर रहता है। तो यहाँ किस चीज की जरूरत है? गिरने का डर रहता है, तो यहाँ आपको जरूरत है बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन बनाने की, ठीक है। तो इस तरह से एक्सरसाइज को आप डिफरेंट कैटेगरी में रख के ट्रीट कर सकते हैं। देन अगेन मोटर एंड सेंसरी, ठीक है, इसके बारे में फिर कभी बात करें कि आप मोटर पर्पस के लिए ट्रेन कर रहे हैं या किसी को सेंसरी इशू है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, उसके लिए आप ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। देन आपके पास आती है फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी। एक पेशेंट आपको आके बोलता है कि शरीर में जकड़न सी बहुत रहती है, कि मेरे को तो कंघी करनी है तब भी जकड़न लगती है, वहां से कोई सामान उठाना है मेरे तो हाथ नहीं पहुंचते, जूतों तक झुकना है तो मेरे से झुका नहीं जाता। तो रीजन क्या आ रहा है कि मेरे हाथ नहीं पहुंचते, झुका नहीं जाता, यानी कि बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी। वहां आपको जरूरत है स्ट्रेचिंग की, मोबिलिटी की, एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। देन एजिलिटी और टास्क स्पेसिफिक, ठीक है।
अब इसमें क्या डिपेंड करता है, एजिलिटी जो आपकी, ठीक है, ये सारी की सारी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्सरसाइज या जो आपकी रनिंग ड्रिल वगैरह है वो इसमें आती है टास्क स्पेसिफिक। अब कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई जिम पर्सन है, एक लेबरर वर्क है, एक ऑफिस वर्क करने वाला है, एक का लाइफ स्टाइल बिल्कुल सेडेंटरी है, एक का एक्टिव है, ठीक है, एक इंटरमीडिएट लेवल पे चल रहा है, तो उनके अकॉर्डिंग आप टास्क को, एक्सरसाइज को बनाकर जो अपना प्लान है वो जो है सारा का सारा शेड्यूल करेंगे, ठीक है। देन आगे फिर आप उसको धीरे धीरे पेशेंट के अकॉर्डिंग प्रोग्रेस कर सकते हैं। बीच में रिकवरी का भी ध्यान रखना है, कितने दिन एक्सरसाइज करानी है, वो सब मॉनिटरिंग में आएगा, क्या आपके रिजल्ट, क्या आपके एरर रहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट कर सकते हो, फिर इस पे हम ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। कुछ मिस्टेक हुई हो तो, क्योंकि समझाते हुए बेसिक सी हो जाती है, क्योंकि सारा कुछ खुद से समझाना पड़ता है, ठीक है, तो हर चीज़ का इशू रहता है, तो उस चीज़ को आप इग्नोर ही करें। अगर आपको कोई फिर भी क्वेरी हो तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।